नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33। आज की वर्कशीट में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे। आपने देखा है कि बहुत से चित्रों के द्वारा, बहुत से मूर्तियों के द्वारा और कुछ ऐसी बातें कवियों और राष्ट्रवादी कवियों के द्वारा जो कि कविताओं की रचना की गई और लोगों के दिल में इस प्रकार का भाव बैठाया गया कि यह राष्ट्र जो है आपका है, आप इसके लिए हैं, राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे, आप रहेंगे। तो इस तरह से उनको राष्ट्र के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ा गया, उनकी फीलिंग्स को जोड़ा गया और इस तरह से राष्ट्रवाद को पैदा किया गया, उत्पन्न किया गया और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कोई भी किसी के साथ तभी जुड़ता है जब उसकी फीलिंग उसके साथ जुड़े, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़े। तो यूरोप में भी वही हुआ और राज्य के दृश्य की कल्पना की गई, राज्य को मूर्त रूप दिया गया, मतलब कि एक मूर्ति का रूप दिया गया, उसको बताया गया कि यह राज्य है, यह इसकी तस्वीर है, प्रतिमा है। इस तरह से लोगों को उस मूर्ति से, उस राज्य की तस्वीर से जुड़ाव हुआ और उनके अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए, मतलब व्यक्ति के रूप में दिखाते हुए नारी रूप में चुना गया। जैसे हमारे यहाँ हम लोग भारत को माँ भारती बोलते हैं, उसी तरह से वहाँ नारी रूप में राष्ट्र को चुना गया। और वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, मतलब कि ऐसा कोई महिला नहीं थी जिस महिला को राज्य माना गया। हमारे यहाँ भी भारत माता असल में कोई महिला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा भावनात्मक लगाव माँ भारत से है, माँ भारती से है। उसी तरह से वहाँ भी ऐसा ही हुआ। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। मतलब राष्ट्र का जो एक अमूर्त विचार था, जिसकी कोई संरचना नहीं थी, जिसका कोई ढांचा नहीं था, तो उसको ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया ताकि लोग इसको समझ सकें। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अब है फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। मतलब फ्रैंकफर्ट शहर में एक मीटिंग हुआ और उसमें यह घोषणा हुआ कि हम लोग एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस के रूप में आकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। मतलब कि फ्रैंकफर्ट संसद में सर्वजन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान हुआ और उस मतदान में 831 प्रतिनिधियों ने मिलकर जर्मन संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जैसे कि ब्रिटेन का शासन है, तो उस तरह से वहां हुआ कि जो राजा होंगे वह संसद के अधीन होंगे। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने इसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। मतलब कि वह विरोधी खेमे में चला गया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। अब है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का भी व्यापक योगदान था। जैसे कि महिलाओं ने राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया, महिलाओं ने समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया और मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। पहले वहां महिलाओं को मताधिकार की प्राप्ति नहीं थी, तो इस मताधिकार प्राप्ति के हेतु महिलाओं ने संघर्ष किया और राजनीतिक बैठकों में तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू किया। उसके बाद कुछ प्रतीक भी थे,
जैसे कि वहां टूटी हुई बेड़ियों का प्रतीक था आजादी मिलना, और बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति थी। बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी थी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह को प्रदर्शित करती थी, और काला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जर्मन राज्यों के ड्यूक द्वारा प्रतिबंधित था। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैसे वहां राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अब कुछ प्रश्न हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए, और राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए और विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो आपने देखा है कि किस तरह से राष्ट्र को एक नारी रूप में प्रस्तुत किया गया और लोगों की भावनाओं से जोड़ा गया। 18वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को मूर्त रूप प्रदान किया। अब नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में इसे मारियाना का नाम दिया गया और जर्मनी में जर्मेनिया के रूप में दिखाया गया। उसके बाद है कि इससे लोगों का देश के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और ज्यादा मजबूत हुआ। प्रश्न 2, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। उत्तर, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान निम्न प्रकार से था। महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन किया। महिलाओं ने समाचार पत्रों के प्रकाशन में भाग लिया, और महिलाओं ने समान मताधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने राजनीतिक बैठकों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद है प्रश्न 3, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पहला पॉइंट है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 1848 में हुआ। इसमें जर्मन भाषी 831 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास था जो असफल रहा। और प्रश्न 4 है कि विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो इसका उत्तर है टूटी हुई बेड़ियां आजादी का प्रतीक, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह, बलूच की पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक, और तलवार मुकाबले की तैयारी, उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सारे प्रश्न को किया, और आपकी वीडियो भी कंप्लीट हुई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।